अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कत्ल की जिस वारदात की तफ्तीश सुनाने लगा हूँ उसका ताल्लुक मौजूदा भारतीय पंजाब से है। मैं इन दिनों शहर के एक मज़ाफ़ाती कस्बे के थाने में तैनात था। थाने से 15-20 मिनट के फासले पर मुझे सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। फजर तकरीबन 4 बजे का वक्त होगा जब मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा बजने लगा। मैं इतनी गहरी नींद सोने का आदी नहीं था कि मेरी आंख न खुलती, बल्कि इसके बरक्स ज़रा सी आवाज़ पर मेरी आंख फौरन खुल जाती थी। इतनी सवेरे दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैं समझ गया कि कोई वारदात आ गई है या कोई और इमरजेंसी है। मैंने थाने में अपने अमले से कह रखा था कि ऐसी कोई बात हो तो मुझे जगा लिया करें। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। सामने मेरे थाने का एक कांस्टेबल खड़ा था। उसने बताया कि कत्ल की एक वारदात की रिपोर्ट आई है। मैंने कांस्टेबल से कहा कि वो थाने चला जाए, मैं आ रहा हूँ। मैंने उसे टालने की कोशिश नहीं की कि रिपोर्ट दर्ज कर लूँ तो बाद में देखूँगा। मैंने इसी वक्त जाए वारदात पर जाने का फैसला इसलिए किया था कि अभी वहाँ लोगों की भीड़ जमा नहीं हुई होगी और हो सकता है वहाँ से मुझे खुरों के निशान या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे तफ्तीश में मदद मिल सके। मैं फ़ौरन नहाकर तैयार हो गया और थाने जा पहुंचा। रिपोर्ट दर्ज कराने एक पुख्ता उम्र का आदमी आया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान होगी। इसके साथ पहले के 2 आदमी आए थे। इस आदमी ने अपना नाम अमजद बताया। उसने बताया कि उसका छोटा भाई कत्ल हो गया है। मैंने रिपोर्ट दर्ज कर ली। कत्ल होने वाले भाई का नाम असलम था और वो अच्छू पहलवान के नाम से मशहूर था। पूछने पर उसके भाई ने बताया कि वो सिर्फ नाम का ही पहलवान नहीं था बल्कि सचमुच का पहलवान था। उसकी उम्र 30-32 साल के लगभग बताई गई। मैंने इसे थाने में पूछगछ करने की बजाय रास्ते में अपने काम की बातें पूछने का इरादा कर लिया। मैं नहीं चाहता था कि थाने में वक्त ज़ाया हो। मैं एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर चाय वारदात की तरफ चल पड़ा। मैंने रास्ते में मकतूल के बड़े भाई अमजद से अपने काम की बातें पूछनी शुरू कर दी। इससे हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक अमजद का एक छोटा सा होटल था जिसमें गरीब और दरमियाने तबके के लोग खाना खाने और चाय पीने के लिए आते थे। वो रात 1-1:30 बजे होटल बंद करके घर आता था। ये इसकी मजबूरी थी कि होटल बंद करते करते रोज़ाना ये वक्त हो जाता था। वारदात वाली रात भी अमजद हस्ब मामूल होटल बंद करके और मुलाजिमों को दिहाड़ी देकर घर वापस आया। घर आते आते इसे 2 बज गए। इसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और वो जाते ही बिस्तर पर गिर गया। ये इसका रोज़ का मामूल था। इस वजह से इसकी कई बार बीवी से लड़ाई भी हुई थी। जल्द ही इसकी आंख लग गई। अभी से सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि एक धमाके की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। अभी वो सोच ही रहा था कि ये क्या हुआ है कि इसे किसी औरत के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी और इसके बाद लोगों की आवाज़ें आने लगीं। उसने गौर किया तो ये आवाज़ें उसके घर की पिछली वाली गली से आ रही थीं। इसके छोटे भाई पहलवान का घर भी इसी गली में था जहाँ से शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थीं। वो भागम भाग इस गली में गया तो इसे अपने भाई के घर के सामने लोगों की भीड़ नजर आई। वो घबराकर पहलवान के घर की तरफ भागा। अंदर जाकर देखा तो उसकी भाभी यानी पहलवान की बीवी रो रही थी। चारपाई जिस पर पहलवान सो रहा था उसके नीचे खून ही खून जमा हुआ था। बिस्तर पर भी खून था। उसने पहलवान की बीवी से पूछा कि इसे यानी पहलवान को क्या हुआ है। उसकी भाभी ने बताया कि 2 डाकू आए थे जो पहलवान को गोली मारकर भाग गए हैं। इसके बाद अमजद चंद महल्लेदारों को साथ लेकर थाने आ गया। अमजद का बयान सुनते सुनते हम वारदात वाले महल्ले में पहुंच गए। अभी सुबह के 5 बजे थे और लोग पूरी तरह बेदार नहीं हुए थे। फिर भी मैंने देखा कि वारदात वाले घर के सामने काफ़ी लोग खड़े नजर आ रहे थे। मैं अमजद की रहनुमाई में आगे बढ़ा। एक थानेदार और कांस्टेबल को देखकर लोग इधर उधर हट गए और हमारे लिए रास्ता बन गया। ये 5-6 महल्ले का दरमियानी सा मकान था। बाहर वाला दरवाज़ा लकड़ी का था और बहुत पुराने वक्तों का लग रहा था। इसकी लकड़ी पर फूल बूटे खुदे हुए थे। हम इस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो उस वक्त के रिवाज के मुताबिक आगे खुला सहन नजर आया जो कच्चा था। बाएं तरफ एक भैंस बंधी हुई थी और उसके साथ ही मट्टी की एक खुली बनी थी। ऐसी खुलियां देहाती औरतें खुद ही चिकनी मट्टी से बना लेती हैं। सहन के दाएं तरफ एक हैंड पंप नजर आ रहा था। इसके इर्द गिर्द पक्का फर्श लगाकर एक खुराब बनाया हुआ था।
इस खुरे से एक नाली निकालकर सैन से होती हुई बाहर गली की बड़ी नाली में गिर रही थी। ये ज़हन में रखें कि इन दिनों गटरों और फ्लैश सिस्टम का रिवाज नहीं था। ये इलाका वैसे भी देहाती माहौल वाला था। सामने की तरफ एक कतार में 3 कमरे बने हुए थे और इनसे पहले 4-5 फीट आगे को बढ़ा हुआ बरामदा था। इसी बरामदे में एक चारपाई पर पहलवान की लाश पड़ी थी। मैंने सबसे पहले लाश का नजरी मुआयना किया। लाश पीठ के बल पड़ी थी। हंसली की हड्डी के पास गोली के जख्म का निशान साफ नजर आ रहा था और इस तरफ से खून बह बह कर तकिए और बिस्तर पर जम गया था। चारपाई के नीचे भी जमा हुआ खून नजर आ रहा था। मकतूल की आंखें अधखुली थीं और चेहरे पर अजियत का तासुर बड़ा साफ नजर आ रहा था। मैंने इसके पूरे जिस्म का मुआयना किया। गोली के जख्म के अलावा कहीं भी किसी ज़र्ब या जख्म का निशान नहीं था। न ही गोली के बाहर निकलने का निशान नजर आ रहा था। इसका मतलब ये था कि गोली जिस्म के अंदर ही कहीं रह गई है। पहलवान का कद 6 फीट से निकलता हुआ था और उसका जिस्म कसरती था। वो सही मायनों में एक खूबसूरत जवान था। सच पूछे तो मुझे इतने गबरू जवान की मौत का बहुत अफसोस हुआ था। पुलिस के महकमे में रहकर दिल को पत्थर करना पड़ता है। दूसरी तरफ मकतूल की बेवा के बैन दिल हिला देने वाले थे। अभी मकतूल के ससुराल वाले और दूसरे अजीज रिश्तेदार नहीं पहुंचे थे। अमजद ने इतला के लिए आदमी भिजवा दिए। मैंने मौके पर जो कागजी कार्रवाई करनी थी वो कर ली और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगे तो गम की शिद्दत से पहलवान की बेवा बेहोश हो गई। औरतें उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी मगर उसकी बेहोशी तवील होती गई। इस घर के साथ वाले हमसाये ने मेरे लिए एक बैठक खोल दी। मैं वहां बैठ गया। मैंने मकतूल पहलवान की बीवी से बयान लेना था लेकिन मुझे बताया गया कि वो अभी तक बेहोश है। मैंने अमजद से बाकायदा बयान लेने का फैसला कर लिया और उसको अपने पास बिठा लिया। उसके बयान का कुछ हिस्सा जो मैंने जाए वारदात पर आते हुए रास्ते में से पूछा था पहले ही सुना दिया है। पहलवान की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? मैंने अमजद से पूछा। किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, अमजद ने बताया। वो बहुत ही नर्म दिल और शरीफ इंसान था। वो अक्सर गरीबों और ज़रूरतमंदों के काम आता रहता था। पिछले दिनों किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा? मैंने पूछा। तौबा करें जी, अमजद ने कहा। इसके साथ झगड़ा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो इतना सेहतमंद और जोर आवर था कि गंदम की भरी हुई बोरी उठाकर जोर लगाता था और दौड़ लगाता था। आमने सामने की लड़ाई में 5-6 जवान आदमियों पर वो अकेला ही भारी था। तुम्हें किसी पर शक है? मैंने अमजद से पूछा। नहीं जी, अमजद ने दो टोक जवाब दिया और कहा, मेरा ख्याल है कि डाकू आए और पहलवान की आंख खुल गई। डाकुओं ने घबराकर उसे गोली मार दी। नहीं जी, अमजद ने दो टोक जवाब दिया और कहा, मेरा ख्याल है कि डाकू आए और पहलवान की आंख खुल गई। डाकू ने घबराकर उसे गोली मार दी होगी। तुम्हारा ख्याल गलत है, मैंने इसे कहा। वो डाकू नहीं थे, वो सिर्फ पहलवान को कत्ल करने के लिए आए थे और उन्होंने सोए हुए पहलवान को गोली मार दी। अगर वो डाकू होते तो कुछ न कुछ लेकर जाते, जबकि उन्होंने घर की किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। इससे साफ पता चलता है कि ये दुश्मनी का मामला है। अमजद गहरी सोच में खो गया और कुछ न बोला। पहलवान क्या काम करता था? मैंने एक ख्याल के तहत पूछा। वो छोटी मोटी ठेकेदारी करता था, अमजद ने जवाब दिया। किसी का मकान बनवाना, कुआं खुदवाना और ऐसे ही कामों के वो ठेके ले लिया करता था। किसी से लेन देन का झगड़ा हुआ होगा, मैंने कहा और पूछा, इसके इल्म में ऐसा कोई वाकया है? ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं, अमजद ने कहा। अगर ऐसा कोई वाकया हुआ हो तो भाभी को पता होगा। मैंने इसके वालिदैन के मुताबिक पूछा तो अमजद ने बताया कि इनका बाप 3 साल पहले फौत हो गया था और माँ इनके बचपन में ही फौत हो गई थी। ये लोग पहले किसी और गांव में रहते थे। इनका बाप इनको लेकर इस कस्बे में आ गया। इन दिनों ये कस्बा नया बन रहा था और लोग यहाँ आकर आबाद हो रहे थे। असलम को शुरू से ही पहलवानी का शौक था। इस कस्बे में आकर इसे एक पुराना उस्ताद पहलवान मिल गया जिसने कस्बे से बाहर खुली जगह पर अखाड़ा बना रखा था। उसने असलम को सारे उस्तादी दाव पेच सिखा दिए थे। वो उस्ताद पहलवान फौत हो गया तो असलम उर्फ अच्छू पहलवान अखाड़े का उस्ताद या खलीफा बन गया। अभी मैं अमजद के साथ बातें कर ही रहा था कि मेरे कांस्टेबल ने आकर बताया कि मकतूल की बेवा को होश आ गया है। मैंने पता किया कि क्या वो बयान देने के काबिल है या नहीं, तो मुझे बताया गया कि ऐसी हालत में है कि बयान दे सकती है। मैंने उसको अपने पास बुला लिया। वो आ गई।
اس کے چہرے پر دنیا جہان کی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ان کی شادی کو ابھی صرف 3 سال ہوئے تھے۔ وہ بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کا شیر ببر جیسا شوہر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی دلی کیفیت اور غم کا اندازہ کون کر سکتا تھا؟ میں نے اسے بٹھایا اور اس کی جھجک دور کرنے کے لیے ہمدردی کی باتیں کی اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ میری ہمدردی پا کر وہ پھر سسکنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بیان دینے کے لیے تیار کیا۔ مجھے اپنا بھائی سمجھو، میں نے اس سے کہا۔ اگر تم میری باتوں کا اچھی طرح جواب دو گی تو میں تمہارے شوہر کے قاتلوں کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکا سکوں گا۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی مگر پھر فوراً ہی بجھ گئی۔ غالباً یہ چمک اس خیال سے پیدا ہوئی تھی کہ میں اس کے شوہر کے قاتل کو پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ پھر اسے خیال آیا ہوگا کہ اس کا شوہر واپس تو نہیں مل جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ چمک بجھ گئی۔ بہرحال میں نے بڑی مشکلوں سے باتوں باتوں میں اس سے اپنے کام کی باتیں معلوم کر لیں۔ اس کا بیان میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ واردات والی رات بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کا امکان تھا۔ وہ برسات کا مہینہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی چارپائیاں صحن کی بجائے برآمدے میں بچھا لیں تاکہ رات کو بارش آنے پر نیند خراب نہ ہو۔ اس نے بتایا کہ اندازاً رات کے 1:30 بجے کا وقت ہوگا جب اسے اپنے قریب دھماکہ سنائی دیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ فوری طور پر اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی برآمدے سے صحن کی طرف نکلا اور بھاگتا ہوا بیرونی دیوار کی طرف چلا گیا۔ وہ کوئی بزدل عورت نہیں تھی۔ وہ اٹھی اور اس آدمی کے پیچھے بھاگی جو دیوار کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دیوار پہ ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ نیچے والے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر چڑھنے میں مدد دے رہا تھا۔ دونوں آدمیوں نے منہ پر ڈھانٹے باندھ رکھے تھے۔ ٹھہرو اوئے بے غیرتو، پہلوان کی بیوی نے للکار کر کہا۔ کون ہو تم؟ اتنی دیر میں نیچے والا آدمی بھی دیوار پر چڑھ گیا اور دونوں باہر کی طرف کود گئے۔ پہلوان کی بیوی نے اپنے سوئے ہوئے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر اچانک اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے یہ خیال آ گیا تھا کہ جس دھماکے سے اس کی آنکھ کھل گئی ہے اس کی آواز سے اس کا شوہر کیوں نہیں اٹھا۔ وہ ڈرتی ڈرتی پہلوان کے قریب گئی۔ برآمدے میں صحن کی نسبت زیادہ اندھیرا تھا اور صاف نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے پہلوان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلانا چاہا تو اسے ہاتھ میں چپچپاہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر لالٹین جلائی تو اسے شوہر کے تکیے اور بستر پر خون نظر آیا۔ خون بہہ بہہ کر چارپائی سے نیچے فرش پر بھی آ گیا تھا۔ اس نے لالٹین فرش پر رکھ کر پہلوان کو ہلایا جلایا لیکن اس میں زندگی کے آثار نہیں تھے۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر محلے دار اکٹھے ہو گئے اور پہلوان کا بڑا بھائی امجد بھی آ گیا۔ تمہارے شوہر کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی، میں نے کہا۔ وہ لوگ موقع ملنے پر وار کر گئے ہیں۔ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، پہلوان کی بیوی نے کہا۔ وہ اتنا پیارا آدمی تھا کہ کسی سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو دوست بناتا تھا تھانے دار جی۔ کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوگا پھر؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، اس نے کہا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی کہ پچھلے دنوں اس کا معمولی سا جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہ آج سے کوئی 8 یا 10 دن پہلے کی بات ہے۔ پہلوان گھر آیا تو اس کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے ٹالنے کی کوشش کی کہ معمولی خراش آ گئی ہے۔ میں نے زبردستی اس کی ٹانگ سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک زخم تھا جس پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میرے بہت مجبور کرنے پر پہلوان نے بتایا کہ 2 مزدور ہڈ حرام قسم کے تھے اور کام نیت سے نہیں کر رہے تھے۔ پہلوان نے انہیں ڈانٹا تو تلخ کلامی ہو گئی۔ ایک مزدور نے کھدائی کرنے والا ایک اوزار پھینک مارا جو ٹانگ پر لگا۔ بعد میں پہلوان نے دونوں کو پکڑ کر مرمت کی اور انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ میں نے اس بات پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جو قتل کا باعث بن سکے۔ معمولی محنت مزدوری کرنے والے مزدوروں میں اتنی جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس دلیری سے قتل کر جاتے۔ ویسے بھی غریب سے مزدوروں کے پاس پستول کی موجودگی ناممکن سی بات تھی۔ بہرحال میں نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی کیونکہ تفتیش کے معاملے میں معمولی سے معمولی بات بھی نظر انداز کرنے کا قائل نہ تھا۔ میں نے پہلوان کی بیوی سے اپنے کام کی کچھ اور باتیں پوچھی اور پھر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ موقع واردات کا باریک بینی سے معائنہ کر لوں۔ میں پھر گھر کے اندر چلا گیا اور پہلوان کی بیوی سے پوچھا کہ قاتل کس دیوار پہ چڑھ کر بھاگا تھا۔ اس نے بائیں طرف والی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔
सहन कच्चा था और अभी घर में लोगों की आमदोरफ्त शुरू नहीं हुई थी, इसलिए ये इम्कान था कि खुरे मिल जाएंगे। मैंने बड़ी बारीक बीनी से कच्ची ज़मीन का मुआयना करना शुरू कर दिया। बारिश का मौसम था और गुज़िश्ता रात भी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कच्ची मिट्टी सख्त हो गई थी और खुरों के निशान नज़र नहीं आ रहे थे। बहरहाल मैं अंदाजे से दीवार के उस मकाम की तरफ ज़मीन पर बैठे बैठे आगे को खिसकने लगा जहाँ से कातिल दीवार पर चढ़ा था। दीवार से 5-6 कदम पहले सहन की ज़मीन आम सतह से नीची थी और वहाँ गालिबन पानी खड़ा रहा होगा, जिसकी वजह से इस जगह पर मिट्टी अभी तक बहुत नरम थी और इस मिट्टी पर बड़े साफ और वाज़ेह तौर पर कदमों के निशान नज़र आ रहे थे। ये निशान ऐसे थे कि मैं देखकर हैरान रह गया। हैरानी की वजह ये थी कि वो नंगे पैरों के निशान थे। ये बड़ी अजीब बात थी कि कोई शख्स वारदात करने के लिए नंगे पाँव आया था। मैं खुरों के ताक़ुब में आगे बढ़ा और दीवार तक पहुंच गया। यहाँ दीवार पर ऐसे निशान बड़े साफ नज़र आ रहे थे जैसे यहाँ से कोई ऊपर चढ़ा हो। ये निशान पैरों की रगड़ के थे जो मिट्टी से लिथड़े हुए थे। दीवार काफ़ी ऊंची थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक दीवार 8 फीट या इससे थोड़ी कम ऊंची होगी। अगर ऊपर बैठा हुआ कातिल का साथी उसका हाथ पकड़कर ना खींचता तो अंदर से बगैर किसी मदद के दीवार पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल था। मैंने पहलवान की बीवी से मालूम किया कि दीवार की दूसरी तरफ क्या है। उसने बताया कि इस तरफ खाली जगह है और इससे ज़रा आगे जाकर एक कच्चा रास्ता है जो कुछ दूर जाकर पक्की सड़क से मिल जाता है। मैंने पहलवान की बीवी को और उसके बड़े भाई अमजद को समझाया कि वो किसी को इस तरफ ना आने दें जहाँ खुरों के निशान बने हुए हैं। वो मेरी बात समझ गए। अमजद ने चंद बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लाकर खुरों के निशानात के इर्द गिर्द रख दी ताकि कोई इस तरफ ना आए। इसके बाद मैं घर से बाहर निकल आया और इस दीवार की बाहर वाली तरफ चल पड़ा। मैंने मना कर दिया कि कोई मेरे साथ ना आए। ये मैंने इसलिए किया था कि दूसरों की लापरवाही से खुरों के ज़ाया हो जाने का इम्कान था। मैं बड़ी एहतियात से चलता हुआ इस जगह के करीब चला गया जहाँ से दोनों मुलजिम बाहर कूदे थे। वहाँ पहुँचकर मैंने ज़मीन को देखा तो मेरी तबीयत खुश हो गई। ज़मीन कीचड़ वाली और बारिश ज़दा थी। ऊपर से कूदने की वजह से दोनों मुलजिमों के खुरों के निशान बड़े साफ और गहरे बने हुए थे। इतने गहरे और साफ थे कि यूँ लगता था जैसे मोल्ड तैयार किया गया हो। एक खुरा जूते वाला था और दूसरा नंगे पाँव वाला था। मैंने इन खुरों के मोल्ड तैयार करवाने थे। मैंने जूते वाले खुरे को गौर से देखा। ये देसी जूते का निशान था जो देहात में आम इस्तेमाल होते थे। ऐसे जूते गांव के मोची तैयार करते थे। मैंने देखा कि खुरे वहां से कच्चे रास्ते की तरफ चल पड़े थे। दाएं तरफ नंगे पैरों वाला और बाएं तरफ जूतों वाला चल रहा था। 10-12 कदम आगे चलकर खुरे एकदम तब्दील हो गए और मैं परेशान सा हो गया। आगे जाकर नंगे पैरों वाले खुरे अचानक गायब हो गए थे और सिर्फ जूतों के निशान नजर आ रहे थे। मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि अब दाएं तरफ भी जूतों के निशान वाले खुरे नजर आ रहे थे। मैंने इससे ये नतीजा निकाला कि जो शख्स घर के अंदर नंगे पाँव गया था और पहलवान को कत्ल करके आया, यहाँ आकर उसने भी जूते पहन लिए होंगे। मैंने ख्याल के तहत ज़रा इधर उधर हटकर ज़मीन को गौर से देखना शुरू कर दिया। जल्द ही मुझे वो कुछ नज़र आ गया जो मैं ढूंढ रहा था। इस जगह से 3-4 गज हटकर मुझे मुलजिमों के जाए वारदात पर आने के खुरे नज़र आ गए। मैंने इन खुरों को देखा तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई कि दोनों मुलजिमों ने जूते पहने हुए थे, लेकिन जब दीवार पर चढ़ने का मरहला आया तो कातिल ने जूते उतार दिए होंगे। वापसी पर उसने बाहर आकर जूते हाथ में पकड़ लिए और ज़रा आगे जाकर पहन लिए। मैं दोबारा वापस जाने वाले खुरों के पास आ गया। अब दाएं तरफ भी जूतों के खुरे नज़र आ रहे थे, लेकिन ये खुरे बाएं तरफ वाले खुरों से मुख्तलिफ थे। इस खुरे में पंजे के करीब गोलाई में उभरा हुआ निशान नज़र आ रहा था, जो इस बात की निशानी थी कि यहाँ से जूते का तला घिस गया होगा और चमड़े का टुकड़ा लगाकर मरम्मत की गई थी। बहरहाल मैं इन खुरों पर चलता गया। आगे जाकर ये खुरे कच्चे रास्ते पर आ गए और फिर वहाँ से पक्की सड़क की तरफ चलने लगे। पक्की सड़क इस रास्ते से ज़रा बुलंद थी। दोनों खुरे आगे जाकर पक्की सड़क पर चढ़ गए। इससे आगे खुरे मिलना नामुमकिन था। जहाँ से खुरे पक्की सड़क पर चढ़े थे, मैं वहाँ खड़ा होकर अंदाज़ा लगाने लगा कि मुलजिम कहीं बाहर से आए और वारदात करके रात के अंधेरे में निकल गए। इस वारदात का बाकायदा मंसूबा बनाया गया था जो कोई जुराइम पेशा ही बना सकता था। मेरी नज़रें
गैर इरादी तौर पर खुरों का तवाफ कर रही थीं, यानी मेरा जहन कुछ और सोच रहा था और नजरें जमीन पर लगी हुई थीं। अचानक मेरी नज़र मट्टी में धसी हुई किसी चीज़ पर पड़ी जो चमक रही थी, और इस चीज़ का सिर्फ एक किनारा मट्टी से बाहर नजर आ रहा था। मैंने खड़े खड़े अपने बूट की टो से इस जगह से मट्टी को कुरेदा तो वो चीज़ बाहर निकल आई। वो पिस्तौल की गोली का खोल या खोखा था जो मट्टी में दब गया था। मैंने ये खोखा उठाकर देखा, यह आशारिया 32 बोर के पिस्तौल से चलाई गई गोली का खोखा था। मैंने ये खोखा जेब में रख लिया। खोखा जेब में डालकर मैं वापस वारदात वाले घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने खुरों के मोड़ तैयार करने के लिए कहा। ऐसी ही कार्रवाइयों में 2-3 घंटे गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता मकतूल पहलवान के अजीज रिश्तेदार वहां पहुंचने लगे। औरतें बैन कर रही थीं। वहां कयामत का सा समा था, और क्यों ना होता, इतना खूबसूरत और घबरू जवान कत्ल हो गया था। मैं कत्ल के इस केस पर गौर करना चाहता था, लेकिन मुझे अभी तक कत्ल की वजह ही मालूम नहीं हुई थी। अगर कत्ल की वजह मालूम हो जाती तो मेरे लिए कातिल तक पहुंचना मुश्किल ना होता। इस वक्त तक ये मेरे लिए बिल्कुल अंधा कत्ल था, और मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि तफ्तीश को किस रुख पर ले जाऊं। मैंने बेहतर समझा कि थाने चला जाऊं और वहां बैठकर इस केस पर गौर करूं। इसके बाद मैं थाने आ गया। इन दिनों थाने में कोई खास काम नहीं था। 1-2 केस थे जो ऐसे थे कि मैंने अपने एएसआई के सुपुर्द कर रखे थे। इस वजह से मैंने अपनी तवज्जो कत्ल के इस केस पर लगा दी। मैं अब तफ्तीश के दायरे को आहिस्ता आहिस्ता फैला रहा था। सबसे पहले मैंने ये मालूम करना था कि मकतूल के करीबी दोस्त कौन कौन हैं। मुझे उम्मीद थी कि इनसे कोई न कोई काम की बात मालूम हो जाएगी जिससे तफ्तीश में मदद मिलेगी। इसके अलावा मैंने अपने मुखबिरों को भी इस्तेमाल करना था। मैंने अपने मुखबिरों को बुलाया और इन्हें समझाया कि उन्होंने किस किस्म की बातें मालूम करनी हैं। वो सब अपने अपने काम में माहिर थे और खूब समझते थे कि कौन सी बात इनके काम की है और कौन सी नहीं। इनमें थाने के बाकायदा मुखबिर भी थे और पेशावर मुजरिम भी। मेरे मुखबिरों में इलाके के मोअज़्ज़िज़ लोग भी शामिल थे। एक गरीब सी औरत भी इन मुखबिरों में शामिल थी। मुखबिर अपनी ड्यूटी पर निकल गए। सुबह से शाम होने को आई थी, मगर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। सीधा सा गोली लगने का केस था और लाश के पोस्टमार्टम में ऐसी कोई पेचीदगी भी नहीं थी कि इतनी देर हो जाती। 1 घंटा मजीद गुजर गया तो लाश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। कांस्टेबल ने बताया कि पोस्टमार्टम में देर इस वजह से हो गई कि लाश के अंदर से गोली नहीं मिल रही थी। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर इसमें नाकाम हो गया तो एक बड़े ही काबिल ईसाई डॉक्टर ने गोली ढूंढ निकाली। रिपोर्ट में मौत की वजह गोली ही बताई गई थी। ये गोली हंसली की हड्डी के करीब से अंदर दाखिल हुई और दाएं फेफड़े को फाड़ती हुई आगे जाकर इस तरफ के गुर्दे में से गुजरकर रीढ़ की हड्डी के आखिर में जाकर रुक गई थी। मौत का वक्त 2 और 2:30 बजे के दरमियान था। मकतूल के जिस्म पर इसके अलावा और किसी जख्म या ज़र्ब की मौजूदगी नहीं पाई गई थी। रिपोर्ट के साथ इस ईसाई डॉक्टर ने मेरे लिए एक पर्सनल नोट में लिखा था कि गोली का इस तरह जिस्म के अंदर दाखिल होना कम ही देखा गया है। उसने ये भी लिखा था कि गोली कम फासले से चलाई गई है। इस रिपोर्ट के साथ एक सर्वमोहर थैली में मकतूल के जिस्म से बरामद होने वाली गोली भी थी। मैंने ये गोली महफूज कर ली। मैंने ज़रूरी कार्रवाई करके लाश वारिसों के हवाले कर दी। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। मैंने बाकी की कार्रवाई अगले दिन पर छोड़ दी और अपने क्वार्टर में आ गया। मैं सुबह 4 बजे का उठा हुआ था और अब शाम के 8 बज रहे थे। मैंने सबसे पहले भारी भरकम बूट उतारे, फिर वर्दी से निजात हासिल की और बनियान और धोती पहन ली। दूसरी सुबह मैं मामूल के मुताबिक थाने चला गया। गुजरे हुए दिन की सारी थकन दूर हो चुकी थी और मैं बिल्कुल ताज़ा दम था। मैंने चंद ज़रूरी काम निपटाए और फिर पहलवान के केस पर गौर करने लगा। मुझे ख्याल आया कि मैं पहलवान के अखाड़े को भूल गया था। मुझे वहां जाकर भी पूछगछ करनी चाहिए थी। मैंने फैसला कर लिया कि दोपहर के वक्त मैं अखाड़े जाऊंगा और पहलवान के शागिर्दों से कोई काम की बात मालूम करने की कोशिश करूंगा। इसी वक्त मेरा एक मुखबिर आ गया। उसने बताया कि पहलवान वैसे तो हर एक से प्यार मोहब्बत से पेश आता था और सब लोग उसकी दोस्ती के दावेदार हैं, लेकिन इसकी राजदारी वाली दोस्ती सिर्फ एक जवान के साथ थी। इस जवान का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन कहानी की सहूलत के लिए मैं इसे फैयाज लिखूंगा। फैयाज के मुतालिक मालूम हुआ कि वो इस कस्बे के नंबरदार का बेटा है और नंबरदार के घर वाले वारदात वाली रात दिन को सुबह सवेरे
किसी दूसरे शहर में शादी के सिलसिले में चले गए थे और उन्होंने 5 दिनों बाद आना था। मैंने इस मुखबिर को भेज दिया और खुद फैयाज के मुतालिक सोचने लगा। मुखबिर ने बताया था कि इसकी और पहलवान की राजदारी वाली दोस्ती थी। ऐसे दोस्त से बड़ी काम की बातें मालूम हो सकती थीं, लेकिन वो मौजूद नहीं था। मैं इसकी वापसी के इंतज़ार के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैं इन्हीं सोचों में था कि एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि एक आदमी मुझसे मिलना चाहता है। मैंने कांस्टेबल से इसे भेजने को कहा। कांस्टेबल चला गया और थोड़ी देर बाद एक मुअज़्ज़िज़ सूरत आदमी अंदर आया। लिबास से तो वो दरमियाने तबके का लगता था, लेकिन इसकी शख्सियत में एक वक़ार सा था और इसकी आंखों से ज़हानत टपक रही थी। मैंने इससे इज्जत से बिठाया और पूछा कि मैं इसकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इसने अपना तारुफ कराया। वो एक प्राइमरी स्कूल का उस्ताद था। उसने मकतूल पहलवान के किरदार की तारीफ़ें करनी शुरू कर दी और फिर कहा कि वो इस कत्ल के सिलसिले में एक बात बताना चाहता है। उसने जो बात बताई उसे सुनकर मुझे यूँ लगा जैसे वो कातिल को मेरे सामने ले आया है और मेरा काम आसान हो गया है। इस मोअज़्ज़िज़ उस्ताद ने बताया कि हफ्ते 10 दिन पहले का वाक़या है कि मकतूल पहलवान की एक नौजवान के साथ लड़ाई हो गई थी और पहलवान ने कुल्हाड़ी निकाल ली थी। जिस नौजवान के साथ पहलवान की लड़ाई हुई थी वो एक हज्जाम का बेटा था। इसके मुतालिक मशहूर था कि वो गुंडागर्दी करता है और लफंगा टाइप नौजवान है। उसका उठना बैठना भी बदमाश किस्म के लोगों के साथ था। झगड़े के बारे में किसी को कुछ मालूम न था कि किस वजह से हुआ। हज्जाम के बेटे का नाम गालिबन गुलाम मोहम्मद था, लेकिन वो गामू के नाम से मशहूर था। गामू और पहलवान की ज़बानी लड़ाई हुई। फिर किसी बात पर मुश्ताइल होकर पहलवान घर गया और कुल्हाड़ी निकाल लाया। कुल्हाड़ी और पहलवान के तेवर देखकर गामू भाग खड़ा हुआ। पहलवान इसके पीछे भागा मगर गामू निकल गया। इसके बाद पहलवान बड़े गुस्से के आलम में गामू के बाप के पास चला गया। कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी। पहलवान ने गामू के बाप से कहा कि वो अपने बेटे को बांध कर रखे। अगर आज के बाद वो मेरे महल्ले में आया तो काट कर रख दूंगा। हज्जाम ने अपने बेटे की तरफ से पहलवान से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अपने बेटे को समझाएगा। क्या आपको मालूम है कि झगड़ा किस वजह से हुआ था? मैंने पूछा। ये नहीं मालूम हो सका, उसने कहा। लोगों ने पूछा भी, लेकिन पहलवान ने कुछ नहीं बताया। गाँव के मुतालिक मशहूर है कि वो औरतों से दोस्तियां लगाने का शौकीन है और कभी कभी तवाइफों के पास भी जाता है। उसने ज़रूर किसी की बहन बेटी को छेड़ा होगा। पहलवान को इसका इल्म हो गया होगा। पहलवान बड़ा गैरतमंद इंसान था और महल्ले की तमाम औरतों को अपनी बहन बेटी समझता था। गैरत के मामले पर वो लड़ने मरने पर उतर आता था।